हेलो स्टूडेंट, इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ अगेन, दिस इज भावना फ्रॉम कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं जीओसी की एक पूरी सीरीज। आज से अपन ने जीओसी शुरू कर दी है और ये जो जीओसी है वो अपने कंप्लीट कर देंगे अपने 7 to 8 लेसन्स में। क्लियर है? जीओसी होती क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी कि केमिस्ट्री का बेस है। अगर आपने जीओसी पढ़ी होगी तो बाकी की जो केमिस्ट्री है वो आपके लिए इतनी इजी हो जाएगी। रिएक्शंस हैं सब आप अपने आप, उनकी मैकेनिज्म है अपने आप जो है वो कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जीओसी। आज जीओसी जो है बिल्कुल बेसिक टॉपिक है और जो कह दीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत जो है वो जीओसी मानी जाती है। इसीलिए आज अपन जीओसी की जाए हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। क्या होती है जीओसी? अब देखिए, सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हिस्ट्री में क्या परसेप्शंस थे वो पढ़ते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि आज के जो क्या परसेप्शंस हैं। हिस्ट्री में ये परसेप्शंस थे कि जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स हैं उन्हें कह देते थे हिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टॉपिक डाल लीजिए हिस्ट्री। ठीक है, क्या बोलते थे? कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इनको अपन कह देते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या परसेप्शन था कि कार्बन और हाइड्रोजन से जो भी कंपाउंड्स बने हुए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो कंपाउंड्स बने हुए हैं उन्हें अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह देते थे। उसके बाद ये माना गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स माने गए, उन्हें क्या कहा गया कि प्लांट से और एनिमल से, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी जो है हमें कंपाउंड्स मिलते हैं उन्हें अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड कह दिया था। हिस्ट्री में क्या हुआ, उन्होंने क्या परसेप्शन दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी कंपाउंड्स मिलते हैं उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह दिया। देन बोला कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी कंपाउंड मिलते हैं उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह दिया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हुआ? लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी वे में जो भी हमें कंपाउंड्स मिलते हैं उन्हें अपन ने कह दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिल रहा है, चाहे वो डायरेक्ट मिल रहा है चाहे वो इनडायरेक्ट मिल रहा है, उसे अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड कह दिया। और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपन को मिल रहा है, चाहे वो डायरेक्ट मिल रहा है चाहे वो इनडायरेक्ट मिल रहा है, उनको अपन ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह दिया। ये थी इसकी हिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास एक हाइपोथेसिस लेके आए एक साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस। क्या कहा बर्जीलियस ने? बर्जीलियस ने बोला कि जो नेचर में मिस्टीरियस फोर्सेस होती हैं जिनके थ्रू प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो बोर्न होते हैं, जिनके थ्रू प्लांट्स और एनिमल्स अपन को मिलते हैं। देखिए, अब आपने जैसे कि कभी देखा कि आप 1-2 दिन में आपने कहीं बीज डाले तो वो एकदम से सडन प्लांट बन गया, देन वो कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद ट्री बन गया और अपन को फ्रूट्स देने लगा, वेजिटेबल्स देने लगा, मेडिसिन देने लगा। तो क्या है कि मिस्टीरियस फोर्सेस ही होती हैं जो कि इन्होंने बर्जीलियस के अकॉर्डिंग मिस्टीरियस फोर्सेस ही होती हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स को जो है वो अपीयर करती हैं, या फिर कह दीजिए प्लांट्स और एनिमल को बोर्न करती हैं, वो मिस्टीरियस फोर्सेस होती हैं। और इन मिस्टीरियस फोर्सेस से जो प्लांट और एनिमल मिलते हैं और इन प्लांट और एनिमल से जो भी अपन को कंपाउंड्स मिलते हैं उनको अपन कह देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहा इन्होंने? वही सेम है, ऊपर वाली चीज़ ही बोली बर्जीलियस ने एक स्टेप में, तो क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स ही होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्होंने ये बोला कि मिस्टीरियस फोर्सेस से प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। ठीक है, और प्लांट्स मिस्टीरियस फोर्सेस, क्लियर है? मिस्टीरियस फोर्सेस हमें प्लांट्स मिलते हैं और एनिमल्स मिलते हैं, और उन्होंने बोला इन प्लांट्स और एनिमल्स से जो हमें कंपाउंड मिलते हैं उनको इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है नाम दे दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद देखिए बर्जीलियस की थ्योरी यहाँ तक तो बिल्कुल ओके चलती गई, बर्जीलियस की जो हाइपोथेसिस थी वो यहाँ तक बिल्कुल ओके चलती गई। जो इसका सेकंड स्टेप आया वहाँ पर जाके बर्जीलियस की थ्योरी है वो पूरी तरीके से गलत हो गई। सेकंड स्टेप में देखिए बर्जीलियस ने क्या बोला। बर्जीलियस बोले कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। आर्टिफिशियली प्रिपेयर, ठीक है, उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ मिस्टीरियस फोर्सेस से जो प्लांट्स और एनिमल्स बने हैं
उनके थ्रू ही अपन को मिल सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आर्टिफिशियली जो है प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जाकर बर्जीलियस की थ्योरी गलत मानी गई, क्योंकि तुरंत बर्जीलियस के बाद एक साइंटिस्ट और आए अपने पास, और वो थे हमारे पास वोलर। क्या नाम था उनका? वोलर। वोलर ने क्या किया? वोलर ने हमें फर्स्ट जो हमारा आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो हमें दे दिया, और वो कौन सा था? यूरिया। ठीक है, कौन सा था? यूरिया। वोलर ने अमोनियम साइनेट से इन्होंने हमें यूरिया दे दिया। क्लियर है? NH2NCO, यूरिया हो गया NH2C+O NH2, तो ये हो गया अमोनियम साइनेट और हो गया यूरिया। तो वोलर ने हमें क्या दिया? वोलर ने हमें अमोनियम साइनेट से यूरिया प्रिपेयर करके दे दिया, और यूरिया जो था वो अपना फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो माना जाता है। क्या माना जाता है? फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए एक बार व्यू ले, अपन ने क्या किया, हिस्ट्री में क्या बोला जाता था? कार्बन और हाइड्रोजन जो है उन दोनों से मिलके बने हुए कंपाउंड्स को अपन कह देते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर उसके बाद में ये थ्योरी आई कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जो भी हमें कंपाउंड्स मिलते हैं, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको कहते हैं। देन हमारे पास आ गए बर्जीलियस ने बोला मिस्टीरियस फोर्सेस जो होते हैं उनके द्वारा हमें मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, और प्लांट्स और एनिमल्स से अपन को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मिलते हैं। सेकंड जो बर्जीलियस ने परसेप्शन दिया, उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ये जो थ्योरी थी यहीं पे आकर गलत हो गई, क्योंकि तुरंत उसके बाद वोलर ने क्या किया? अमोनियम साइनेट से हमें यूरिया बना कर दे दिया, जो कि फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड था। क्लियर है? चलिए एक बार इसको कॉपी कीजिए, एक बार इसको पढ़ के देखिए, देन मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे अपन चलते हैं। कॉपी कीजिए। तो चलिए बच्चों, उसके बाद अपने पास आई मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या हुआ मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले तो हमने कॉल्बे ने जो हमें एसिटिक एसिड बनाना दिया। ठीक है, एसिटिक एसिड उन्होंने क्या सिंथेसाइज किया। अब क्या बोला जाता था? कॉल्बे ने अपन को ये बोला कि एसिटिक एसिड जो है कॉल्बे ने क्या बोला कि उन्होंने एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया है किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या हुआ? कॉल्बे ने हमें ये बोला कि मैंने एसिटिक एसिड भाई प्रिपेयर कर लिया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब एक नई डेफिनेशन अपने सामने आ गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा भी जो है प्रिपेयर किया जा सकता है। क्या बोला? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर किया जा सकता है। और इन्होंने क्या प्रिपेयर किया? एसिटिक एसिड। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लास 12th में भी आपके पास है, आई थिंक क्लास 11th में भी इसका थोड़ा सा व्यू आपके पास आ जाएगा, है ना। एसिटिक एसिड कॉल्बेज फॉर्मेशन, ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये अपन आगे जाके अपनी बड़ी क्लासेस में या फिर अपन जो ऑर्गेनिक के जब रिएक्शंस पढ़ेंगे तब उसके अंदर अपन ये चीज़ें रीड करेंगे। एसिटिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपन को मिल गया, ये दे दिया अपन को कॉल्बे ने। तो अपने पास एक नई डेफिनेशन इसके सामने निकल के आई और वो थी कंपाउंड्स containing carbon hydrogen, compounds containing carbon hydrogen, ठीक है, as a main element, along with substituents sometime along with, sometime यानी कि कभी कभी जरूरी नहीं है ये हमेशा हो, तो sometime along with substituents nitrogen, oxygen and sulfur, क्लियर है। क्या हुआ? is called organic compound, क्या बोला उन्होंने?
ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मेन एलिमेंट्स के रूप में रहता है, कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मेन एलिमेंट्स के रूप में रहता है, और उनके साथ साथ कभी कभी सब्स्टिट्यूएंट की तरह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हैलोजन भी अपन यहाँ पे ले सकते हैं, है ना। वो सब जब रहते हैं तो उनको कह देते हैं अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि मेन कंपाउंड्स के रूप में तो आपके पास मेन एलिमेंट्स के रूप में आपके पास रहना चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन, और सब्स्टिट्यूएंट जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन, ये सब भी अपने पास हैलाइड रह सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ये हो गई अपने पास सेकंड जो वो थी, और मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड जो परसेप्शन था। फर्स्ट परसेप्शन था कोल्बे ने बनाया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एसिटिक एसिड बना दिया। सेकंड जो अपन आज के टाइम में जो डेफिनेशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आज के टाइम में अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो ये आप डेफिनेशन लिखेंगे जो कि करेक्ट मानी जाती है, ना कि अपन वो लिख देंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सब हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड माने जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए थे। ये जो परसेप्शन है वो अब सही नहीं है। अब ये परसेप्शन है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है जिसमें मेन एलिमेंट के रूप में प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट्स के तरह है अपने पास, हैलाइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, उसे अपन कह देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? तो ये अपने पास थी जहाँ पर भी स्टडी की जाती है, और इस केमिस्ट्री को क्या कह देते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन को मेन कंपाउंड के रूप में लिया जाता है, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हैलाइड को जहाँ पर अपन ले लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट की तरह, और इस सब की जो स्टडी की जाती है वो की जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ तक अपने पास क्लियर हो गई कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। क्लियर है? ये तो थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन। अब इसके बाद अपने पास एक क्वेश्चन आता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि CCl4 क्या हो गया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये है हमारे पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है क्या वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है, इसके लिए मैं आपको 2 मिनट देती हूँ। इसको अच्छे से देखिए क्वेश्चन को, और मुझे बताइए कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है। फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, कॉपी भी कर लीजिए और इसकी जो है आंसर भी पहचानिए। चलिए, क्या दिया था क्वेश्चन मैंने आपको कि कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है। देखिए क्या हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों है? क्योंकि ये जो है इसका सिंथेसाइज कैसे होता है, ये CH4 यहाँ से 4 हाइड्रोजन अपन निकाल देंगे, प्लस में अपन 4 Cl जोड़ देंगे तो अपने पास CCl4 आ जाएगा। क्लियर है? क्या आया अपने पास? ये मेथेन है, मेथेन से अपन ने ले लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड। मेथेन से क्या बना? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब जो मेथेन है बच्चों वो है अपने पास हाइड्रोकार्बन। आपको पता है मेथेन जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है। क्लास 10th में भी आजकल आपको बताने लग जाते हैं एथेन, मीथेन, प्रोपीन, है ना। तो इसलिए आपको इतना पता होना चाहिए कि मेथेन जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है, और उसके बाद जो है उससे बना अपने पास है ये CCl4। तो इसको क्या कह देंगे? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब चूंकि ये हाइड्रोकार्बन से बना है और उसका एक डेरिवेटिव है, इसलिए अपन इसको भी जो है वो क्या मानते हैं, इसको भी अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड मान सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये कार्बन का एक वो है डेरिवेटिव है किसका? हाइड्रोकार्बन का, इसलिए इसको अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको भी मान लेते हैं। क्लियर है ये सिचुएशन? क्या हुआ अपने पास, अपन ने मेथेन से 4 हाइड्रोजन निकाल दी, प्लस में अपन ने 4 क्लोरीन उसके अंदर जोड़ दी, और कार्बन टेट्राक्लोराइड अपने पास मिल गया। तो नई डेफिनेशन बच्चों क्या होगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की नई डेफिनेशन अपने सामने आ रही है। क्या होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन आते हैं उनके अंदर, और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स भी उसके अंदर आते हैं, ना कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन आते हैं। अब देख लीजिए, इसमें कार्बन है बट हाइड्रोजन अपने पास इसमें नहीं है मेन एलिमेंट के तौर पे, पर फिर भी इसको अपन हाइड्रोकार्बन मानते हैं। क्यों मानते हैं? हाइड्रोकार्बन के अंदर क्यों लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्यों लेते हैं इसको? क्योंकि ये जो है ये डेरिवेटिव है, ये इससे डिराइव हुआ है। किससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। किससे? हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुआ है, इसलिए इसको भी अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो
मानेंगे। अब नई डेफिनेशन क्या आ गई, हाइड्रोकार्बन या फिर हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो सब जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स माने जाएंगे। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स माने जाएंगे। कॉपी कीजिए फटाफट से, देन अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, तो अब अपने पास है कि पहला क्या कंसेप्शन अपने पढ़ा कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एज अ मेन एलिमेंट के रूप में अपने पास रहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। उसके बाद अपने पास रहते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर और हैलाइड जो हैं वो अपने पास सब्स्टिट्यूएंट के बेस पर रहते हैं। उसके बाद अपन ये पढ़ा कि CClO4 कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन वाले होते हैं। अब आप लोगों ने ये सोचा होगा कि इसमें कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है, इट मीन्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये मीथेन से प्रिपेयर हुआ है, एक हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर हुआ है, एक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, इसलिए इसको अपन को मानना पड़ेगा कि ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर है। तो न्यू डेफिनेशन अपने पास क्या रही, हाइड्रोकार्बन या फिर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ तक अपन ने जो हिस्ट्री थी या फिर अपन ये मान लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं, अपन ने ये कंसेप्ट जो है यहाँ तक बिल्कुल क्लियर कर लिया। क्लियर है, क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं और किस तरीके से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आपको कैसे पता चले कि ये जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सब अपन यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब जो है अपना नेक्स्ट स्टेप बढ़ता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के GOC की तरफ। GOC मेन अब यहाँ से शुरू होने जा रही है, जिसमें अपने फर्स्ट जो है रहेगा बॉन्डिंग इन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स में बॉन्डिंग कैसी होती है, क्लियर है, बॉन्डिंग इन हाइड्रोकार्बन्स। अब जो अपने टॉपिक्स पढ़ेंगे, छोटे छोटे से टॉपिक पढ़ेंगे और इन टॉपिक्स के अंदर अपन कई सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर करते चलेंगे। फर्स्ट अपने पास टॉपिक जो आ रहा है, अब आप करेंगे क्या, इसमें कैसे लिखेंगे, मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई थी वो डेफिनेशंस लिखेंगे। उसके बाद आप लिखिए टॉपिक डालिए बॉन्डिंग इन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में अपन को दो टाइप्स की बॉन्डिंग मिलती है। फर्स्ट वन इज आयनिक बॉन्डिंग and second one is covalent bonding। आयनिक बॉन्डिंग का क्या मतलब हुआ, आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग, और हाइड्रोकार्बन्स में अपन को मेनली मिलती है वो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। 99.99% हाइड्रोकार्बन्स में अपन को कोवलेंट बॉन्डिंग मिलती है। इसके अलावा 0.01% जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके अंदर अपन को आयनिक जो बॉन्डिंग है वो मिलती है। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है आपको पता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, और म्यूचुअल शेयरिंग से जो भी बॉन्ड बनते हैं, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, लॉस कर देगा, और दोनों बॉन्ड बना लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना लेंगे। इसे अपन कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। तो क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग। क्लियर है। और आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, आयंस के थ्रू बनती है, वो हो गई आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग जो होती है बहुत ही कम मिलती है हाइड्रोकार्बन्स में, 0.01%, एंड दैट इज गिग्नार्ड रिएजेंट। गिग्नार्ड रिएजेंट में जो है वो हाइड्रोकार्बन में हमें आयनिक बॉन्डिंग मिलती है, बाकी सब कंपाउंड्स जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली कोवलेंट बॉन्डिंग के हमारे पास होते हैं, एक्सेप्ट और आयनिक बॉन्डिंग किसमें मिलती है, गिग्नार्ड रिएजेंट में। क्लियर है। तो ये था अपना पहला टॉपिक बॉन्डिंग इन हाइड्रोकार्बन। कॉपी कीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। या नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये अपनी बॉन्डिंग के बेस पर, इनके बॉन्ड्स के बेस पर अपन को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नॉन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दूसरा है अपने पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो वो हो गया अनसैचुरेटेड, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसे अपन कह देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अपने पास आ जाएंगे एल्केन। आप ये शायद 10th में पढ़ चुके होंगे, 10th में इसका चैप्टर है, तो इसलिए मैं आपको एक बार इसको गो थ्रू करवा रही हूँ। एल्केन क्लियर है? अब आपको ये पता होना चाहिए एल्केन होता क्या है, जिसमें भी सिंगल बॉन्ड हो, जैसे कि मेथेन CH4 सिंगल बॉन्ड होगा, वो सब हो जाएंगे अपने पास एल्केन। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो अपने पास हो गई, ये हो गया एल्कीन। डबल बॉन्ड वाला अपन इसको कहते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अपन कहते हैं एल्काइन। क्लियर है? डबल बॉन्ड वाले को अपन कहते हैं एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अपन कहते हैं एल्काइन। अब इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्कीन का CnH2n+2 ये रहता है हमारे पास एल्केन का फॉर्मूला। एल्कीन का क्या फॉर्मूला रहता है? CnH2n। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एल्काइन का हमारे पास फॉर्मूला रहता है CnH2n-2। अब बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, बच्चे भूल जाते हैं कि जो फॉर्मूला है उन्हें कैसे याद किया जाए, क्योंकि क्या होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर कर लेते हैं, पर जनरल फॉर्मूला जो होता है वो याद नहीं रहता। इसकी भी ट्रिक है, देखिए एल्केन जो है सिंगल बॉन्ड वाला है, ठीक है, आप एक लाइन में लिख के देखें अपन, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। आप देखिए CnH2n+2 इसका हो गया। मान लीजिए जिसके पास सिंगल बॉन्ड था उसके पास CnH2n+2 हो गया। अब जिसके पास डबल बॉन्ड है उसने बना लिया CnH2n। इसने क्या किया, 2 हटा दिया। इसने बोला भैया मैं तो 2 हटा रहा हूँ इसमें से, ठीक है। पहले ने तो हमको दिया +2 सब कुछ लेके था, यानी कि जब सबसे पहला जो था उसके पास था CnH2n+2। क्लियर है? अब एल्कीन वाला आया तो उसने बोला भाई मैं तो 2 हटा रहा हूँ, उसने 2 हटा दिया तो CnH2n हो गया। अब एल्काइन वाला आया तो उसने बोला भाई मैं तो 2n भी हटा रहा हूँ, तो हो गया 2n-2, तो उसने ये भी हटा दिया। समझ में आई बात? कैसे ट्रिक दिखनी है आपको? आपको सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या किया, इसने एल्कीन ने बोला मैं तो 2 हटा रहा हूँ, और एल्काइन ने बोला भाई मैं तो इसमें से 2n भी हटा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ CN लेना चाहता हूँ। एक तरीके से अपन ये देखेंगे, ये चाह रहा है कि CN लेना। तो ये हो गया हमारे पास जनरल फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल फॉर्मूलाज, आपको हमेशा टिप्स पे याद होने चाहिए। क्लियर है? क्या हुआ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हुए? जिनके पास सिंगल बॉन्ड था वो हो गए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और जिनके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड था वो हो गए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये इनके जनरल फार्मूलाज हैं। आपको ये जनरल फार्मूलाज हमेशा याद होने चाहिए, ताकि जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कोई भी परेशानी जो है वो नहीं आए। जल्दी से कॉपी कीजिए, देन अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड अपन ने क्लियर कर लिया कि टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो है वो कितने होते हैं, वो अपन ने पढ़ लिया। उसके जनरल फॉर्मूलाज जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के वो भी अपन रीड कर चुके हैं। अब जो टॉपिक आ रहा है वो है मेन जो फॉर्मूलाज होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कितने टाइप्स के जो वो है फॉर्मूलाज होते हैं। टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, चलिए। कंप्लीट फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, लाइन फॉर्मूला। क्या कह रहा है अपने पास? कंप्लीट फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लाइन फॉर्मूला। लाइन फॉर्मूला। मार्कर इज नॉट वर्किंग। कंप्लीट फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला कौन सा होता है? मान लीजिए कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका फॉर्मूला आपने लिखा है और उसके अंदर आपने उसके जो बोन पेयर, लोन पेयर सब कुछ है वो सब दिखाया आपने उसके अंदर। क्लियर है? क्या हुआ, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर आपने
कंप्लीट जो उसका फॉर्मूला है वो लिखा है, जो उसका बॉन्ड पेयर लॉन पेयर है वो सब भी आपने उसके दिखाए हैं। जैसे कि ये अपने पास एक रहता है, क्लियर है, क्या है अपने पास CH3। आप इसका कंप्लीट फॉर्मूला, क्योंकि क्या है कि मैंने इसके सब बॉन्ड्स दिखाए हैं प्लस में मैंने जो इसके बॉन्ड पेयर लॉन पेयर सब दिखाए हैं, तो ये हो गया अपने पास एक कंप्लीट फॉर्मूला। अब दूसरा अपने पास आता है कंडेंस फॉर्मूला। मान लीजिए मैथ एथ प्रोप, क्लियर है, सॉरी, CH3 CH2 CH3, क्या हो गया, CH3 CH2 CH3, क्लियर है। अब ये जो है मैंने क्या किया, कैसे लिख दिया मैंने, CH3 CH2 CH3, तो ये हो गया इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। जहाँ ना तो मैंने इसके अंदर बॉन्डिंग दिखाई है, ना ही मैंने इसके अंदर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर दिखाए हैं, कुछ भी नहीं दिखाया है। मैंने सिर्फ पूरा फॉर्मूला जो है, जितने भी उसके अंदर एटम्स जो हैं, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं, वो सब यूं के त्यों लिख दिए हैं, तो वो हो गया अपने पास कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब लाइन फॉर्मूला कैसे होगा, मैथ एथ प्रोप, ये हो गया लाइन फॉर्मूला। अब इसकी जगह पे अपने क्या कहते हैं, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, क्लियर है। तो ये अपने पास हो गया लाइन फॉर्मूला। कंप्लीट फॉर्मूला क्या कहेंगे बच्चों, जिसके अंदर अपन सब बॉन्ड्स दिखा रहे हैं प्लस में अपन लॉन पेयर दिखा रहे हैं, दैट इज कंप्लीट फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला जिसमें जो कि तो हम एलिमेंट्स को हैं, एटम्स को हैं जो कहीं भी रख रहे हैं, जो कि इसके अंदर जो कि इसके अंदर जो है पार्ट ले रहे हैं, तो वो हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। और थर्ड इज लाइन फॉर्मूला, हम लाइन से जो है एक हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, दैट इज लाइन फॉर्मूला। कंप्लीट फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड लाइन फॉर्मूला, 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज, क्लियर है। चलिए कॉपी कीजिए। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक जो आ रहा है वो है टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एटम कितने टाइप के होते हैं। पहला है अपने पास प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन क्या होता है, वो कार्बन जो कि सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, क्लियर है। कौन सा कार्बन, वो कार्बन जो सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा हुआ हो, सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हो, उसे अपन कह देते हैं प्राइमरी कार्बन या फिर 1 डिग्री कार्बन। अब वो कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, लाइक दैट, ये हमारे पास हो गया सेकेंडरी कार्बन, या फिर इसको कह देंगे हम 2 डिग्री कार्बन, ये हमारे पास हो गया 1 डिग्री कार्बन। टर्शरी कार्बन वो कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। अब ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये हो गया टर्शरी कार्बन। और क्वाटरनरी जो कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो ये हमारे पास हो गया 4 डिग्री, क्लियर है। क्या बोला, प्राइमरी कार्बन जो कि सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा हुआ हो, दैट मीन्स 1 डिग्री कार्बन। और वो कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ, वो हो गया 2 डिग्री कार्बन। वो कार्बन जो 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ हो, वो हो गया हमारे पास टर्शरी कार्बन। और वो कार्बन जो 4 और कार्बन से जुड़ा हुआ, वो हमारे पास हो गया क्वाटरनरी कार्बन। तो ये थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, क्लियर है। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है, चलिए पहले आप इसे कॉपी कीजिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है वो चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए। आप इसे कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको आइसो और नियो के बारे में भी बताती हूँ, क्या होता है आइसो एल्केन और नियो एल्केन। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ और इसमें टाइप ऑफ कार्बन्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आ रहा है आइसो एल्केन और नियो एल्केन। क्या होता है आइसो एल्केन और नियो एल्केन, जब किसी भी एल्केन में क्या होता है, अपने पास मिथाइल ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ होता है सेकंड या फिर सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे। किस पे, सेकंड और सेकंड लास्ट, सेकंड या फिर सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप अगर आकर जुड़ जाता है, उसे अपन कह देते हैं आइसो एल्केन। सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ना चाहिए। अब नियो एल्केन में क्या है कि सेकंड, ये यहाँ पे भी वही है, सेकंड या फिर सेकंड लास्ट, ठीक है, सेकंड या फिर सेकंड लास्ट में 2 मिथाइल ग्रुप आकर जुड़ जाते हैं। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, आइसो एल्केन में एक मिथाइल ग्रुप आकर जुड़ता है और नियो एल्केन में 2 मिथाइल ग्रुप आकर जुड़ जाते हैं। सेकंड लास्ट सेम चीज़ है कि सेकंड कार्बन एटम हो या फिर सेकंड लास्ट कार्बन एटम हो, उन पे आकर कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए। एक मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा तो दैट इज आइसो एल्केन, और 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ेंगे तो दैट इज नियो एल्केन, क्लियर है।
तो ये थे अपने पास आइसो और नियो। इसके बाद एक चीज़ और आती है ब्रांच्ड एल्केन और जो है अनब्रांच्ड एल्केन या फिर स्टेट एल्केन या फिर ब्रांच्ड एल्केन अपन किसको कहते हैं, स्टेट एल्केन। देखिए अगर अपने पास कोई भी एल्केन अगर दिया हुआ है वो स्टेट चेन में दिया हुआ है, दैट मीन्स ये है स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और अगर वो अपन को दिया हुआ है वो अगर उसमें कोई भी ब्रांच निकल रही है, मान लीजिए यहाँ पर इसकी ब्रांच निकल गई, तो ये हो गया ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन या फिर ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। अगर स्ट्रेट लाइन में वो है हाइड्रोकार्बन है, उसमें कोई ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट लाइन में कंपाउंड का नेम है, कंपाउंड का फॉर्मूला है, कंपाउंड की स्ट्रक्चर है, तो वो हो गया स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। और उसमें अगर ब्रांच निकल रही है, कोई और सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट्स के कारण कोई ब्रांच निकल रही है, तो वो अपने पास हो गया ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। क्या हुआ, आइसो जो हुआ वो कौन सा हुआ, मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है तो वो होगा आइसो एल्केन, दो मिथाइल ग्रुप जुड़ रहे हैं वो है नियो एल्केन। अगर स्ट्रेट चेन में है तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, और अगर ब्रांच है कोई भी सब्स्टिट्यूएंट और जुड़ा हुआ है उसके अलावा, तो वो अपने पास होगा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। क्लियर है, चलिए कॉपी कीजिए। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट 3D जो रिप्रेजेंटेशन है एल्केन्स का या हाइड्रोकार्बन्स का वो कैसे होता है। तो टॉपिक आप डालेंगे 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें तीन जो साइन है वो आपको याद रखने हैं। एक तो ये वेज, इसको फिल कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। एक अपने पास हो जाएगी डॉटेड, ठीक है, और एक अपने पास हो जाएगी प्लेन लाइन। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए अगर कोई भी एलिमेंट, अगर कोई भी एटम जो है, मान लीजिए कि ये आपका कोई जो है हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें कोई भी एटम अगर आपकी तरफ है, आगे की तरफ, क्या है, इन फ्रंट ऑफ यू, आपकी तरफ है तो अपन उसको शो करेंगे इससे, ठीक है। अगर वो आपकी तरफ है तो आपको आगे की तरफ, यानी कि आपकी तरफ आगे की तरफ है तो वो उसको अपन शो करेंगे इससे। और अगर वो डॉटेड है तो दैट मीन्स वो पीछे की तरफ है, मेरी तरफ। अगर वो डार्क कलर में है तो वो अपन मानेंगे उसको आपकी तरफ, डार्क वेज के कलर में है तो वो आपकी तरफ। और अगर वो डॉटेड है दैट मीन्स वो मेरी तरफ है। और अगर जो एटम्स जो है वो अपन इस लाइन के थ्रू बनाया हुआ है तो दैट मीन्स वो पेज के जो है लेवल पे है, यानी कि पेज के ऊपर ही, जैसे वो होगा मिड में है। अगर वो डार्क में है तो मीन्स आपकी तरफ है, अगर वो डॉटेड है तो मीन्स मेरी तरफ है, और अगर पेज के प्लेन में है तो वो हो जाएगा जो है सिंपल लाइन से। अब आप इस चीज़ को याद कैसे रखेंगे, देखिए ये है डार्क, बिल्कुल एक ट्रिक है मैं आपको बता रही हूँ, ये बिल्कुल डार्क है। डार्क मीन्स जिसके पास सबसे ज़्यादा कलर है वो आ गया फर्स्ट, तो फर्स्ट है तो ये होगा सबसे आपकी तरफ, आगे की तरफ, सबसे आगे जाके खड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। क्या होगा, सबसे आगे जाके खड़ा हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि ये पूरा डार्क है। फिर ये डॉटेड था तो इसका तो भाई सबसे पीछे नंबर आएगा, और जो प्लेन है वो आ जाएगा मिड में। क्लियर है, कैसे याद रखेंगे, डार्क है यानी कि इसके पास सबसे ज़्यादा कलर है, और सबसे ज़्यादा कलर है तो क्या है, ये आएगा आपकी तरफ, यानी कि फर्स्ट पे। सेकंड नंबर पे कौन आया, जो प्लेन के ऊपर है वो हो गया प्लेन लाइन। और थर्ड नंबर पे कौन आया, जो कि डॉटेड लाइन की तरफ है, और डॉटेड लाइन है दैट मीन्स वो पीछे की तरफ है, बिल्कुल ही पीछे। तो 1 नंबर इसका हो गया, 2 नंबर इसका हो गया, 3 नंबर इसका हो गया। डार्क, लिटिल डार्क, ठीक है, और ये हो गया डॉटेड। अब आप इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, अगर बिल्कुल डार्क है दैट मीन्स वो आपकी तरफ है, फर्स्ट नंबर पे आया है। अगर वो प्लेन लाइन है दैट मीन्स वो पेज के प्लेन पे है, और अगर वो डॉटेड है दैट मीन्स वो पीछे की तरफ है। तो ये था अपने पास 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है, चलिए एक बार बना के देखिए अपने आप से, नोट कीजिए। और बाकी जो अपने पास लास्ट टॉपिक अपना रहता है रिप्रेजेंटेशन मॉडल्स। रिप्रेजेंटेशन मॉडल्स क्या है अपने पास, फ्रेमवर्क मॉडल,
सेकंड है बॉल एंड स्टिक मॉडल और थर्ड है स्पेस फिलिंग मॉडल। सिर्फ एक बार इसमें से गो थ्रू हो रहे हैं, नॉर्मली इसमें से क्वेश्चन अपने पास नहीं आते हैं। फ्रेमवर्क मॉडल कौन सा हो गया, जिसके अंदर अपन को लाइंस के थ्रू जो एटम की स्ट्रक्चर बताई जाती है वो हो गया फ्रेमवर्क मॉडल। बॉन्ड एंड स्टिक मॉडल वो हो गया जिसमें अपन को बॉन्ड्स भी दिखा रहे हैं प्लस में एटम्स भी दिखा रहा है। इसमें सिर्फ अपन को क्या है, बॉन्डिंग्स दिखाई है, एटम्स इसमें कहीं नहीं दिखाए गए, तो वो हो गया फ्रेमवर्क मॉडल जिसमें बॉन्ड्स भी दिखा रहा है और अपन को जो है बॉन्ड्स भी दिखा रहा है और एटम्स भी दिखा रहा है, वो हो गया बॉल एंड सॉकेट मॉडल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पेस फिलिंग मॉडल कौन सा हो गया, जिसके अंदर अपन को सिर्फ एटम दिखा रहा है। अब आपको याद कैसे रखना है, देखिए सिर्फ बॉन्ड फ्रेमवर्क, बॉन्ड एंड एटम बॉल एंड स्टिक, और बॉन्ड और एटम्स होगा सिर्फ, तो होगा स्पेस फिलिंग। बॉन्ड एंड एटम ओनली एटम। क्लियर है? तो ये हो गया अपने पास 3 टाइप के जो मॉडल है, फ्रेमवर्क मॉडल, बॉन्ड एंड स्टिक मॉडल एंड स्पेस फिलिंग मॉडल। चलिए अब यहाँ पर जो अपने मेन जो टॉपिक्स थे, मैंने जो अपने मान लीजिए जो भी अपन को ज़रूरत थी आगे IUPAC पढ़ने के लिए, वो सब अपन ने आज क्लियर कर लिए है। नेक्स्ट जो अपना क्लास रहेगी उसमें अपन IUPAC जो है वो शुरू कर देंगे। IUPAC क्या होती है, उसमें कैसे कैसे आपके पास क्वेश्चन आते हैं, नीट में पिछले जो एग्जाम्स हैं उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए, वो सब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी अपनी क्लास के अंदर। अभी तक अपन एक जनरल सा व्यू जो था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, GOC का, वो आज अपन ले चुके हैं। यानी कि GOC के जो मैदान में है वो आज अपन उतर चुके हैं और जिसमें इजी चीज़ है वो अपने पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो थोड़ा सा टिपिकल होते जाएंगे, इसलिए ध्यान रहे, कॉपी पेन लेके बैठिए। और अगर आपको मेरी जो थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है मेरे पढ़ाने से आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे उससे कुछ एप्रिसिएशन मिले और मैं आपके लिए और भी मेहनत करके और बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो लेके आते रहूँ। बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री।